गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट क्लास 10th की है, सोशल साइंस की, भूगोल की 16th वर्कशीट है आपकी ये। और अभी तक अब हमारा चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास। इससे पहले की वर्कशीट में भी हम संसाधन चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं कि संसाधनों के विकास में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। संसाधनों के विकास में आने वाली चुनौतियों का मतलब होता है ऐसी कौन सी समस्याएं आती हैं कि हम संसाधनों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। संसाधनों का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं, ठीक है, जिससे भी हमारा जीवन अच्छा हम जी पा रहे हैं। पहला पॉइंट आपका आता है संसाधनों का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है उसका खत्म होना, पतन होना, उसका नष्ट होना। अगर आपसे उदाहरण के लिए लिया जाए कोयला, अब जो है ज़्यादा से खुदाई कर करके हम लोग निकाले जाएंगे कोयला, तो ख़त्म होता चला जाएगा। जो हमारे पेट्रोल है, हम इसको बचाने के लिए कितने एडवर्टाइजमेंट आप लोग सुनते रहते हैं। जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकती हैं, उन सबको हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी चीज़ को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जो संसाधन हमें मिले हैं वो सारे के सारे संसाधन हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक। दूसरा पॉइंट आता है कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय और इस प्रकार समाज को अमीरों और वंचितों में विभाजित करना। मतलब कि जो संसाधन है, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, आपके अब जैसे कि स्कूल हो गया, कार हो गई, आपका घर हो गया, अब जमीन ही ले लें, अमीरों के पास बहुत सारी है, गरीबों के पास बहुत ही कम है। तो जो संसाधन है ना, वो कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं। कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। कोई सोच रहा है कि हम क्या क्या खाएं और कोई सोच रहा है कि हम क्या खाएं। आई बात समझ में? मतलब कि जो संसाधन है कुछ लोगों के पास ज्यादा चला गया है और अमीर गरीब की खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिसके पास जितना संसाधन है, अब जैसे कि किसी के पास लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है, वो फैक्ट्री खोलेगा, फिर और पैसे आएंगे, फिर और फैक्ट्री खोलेगा, तो संसाधनों का इस्तेमाल वो ज्यादा कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो रोज का काम कर करके कमा रहा है, तो उसके पास संसाधन कम पहुंच रहे हैं। ठीक है ना? तो संसाधन जो है कुछ ही लोगों के हाथ में ज्यादा चला गया है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग को सामने ले आया है। ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि क्षरण, इन सब चीजों को जन्म दिया है। एक एक करके देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जो हमारा वातावरण है, जो जलवायु है, इसमें हर तरीके की गैसेज हैं। आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारी नाइट्रोजन वगैरह है। लेकिन जो वातावरण है ना, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो हानिकारक गैसेज है ना, वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखोगे कि गर्मी अब पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, बारिश अब उतनी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। ये ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो रहा है सब कुछ। हमने जो जलवायु को ना प्रभावित कर दिया है, हमने अनबैलेंस कर दिया है उसको। ओजोन परत की कमी। अब ये ओजोन परत क्या होती है? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। आपने जो है पृथ्वी को अक्सर देखा होगा कि गोल पूरा इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस का गोला बताया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है कभी? अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी देख लीजिए। जो ये जो गैस का गोला है ना, बहुत सारी गैसेज है इसमें। इनका काम क्या होता है? जैसे कि सूर्य है, ओके। सूर्य क्या करता है? हमें प्रकाश भी देता है और गर्मी भी देता है। लेकिन वो जितनी हमारे पास प्रकाश और गर्मी भेज रहा है ना, वो सारी की सारी पृथ्वी पर आ गई तो हम लोग बहुत नुकसानदायक, मतलब हम लोग के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर सूर्य क्या करता है? वो अपनी किरण भेज रहा है, ठीक है। ये जो गैस की गोला है ना, ये जितनी हमें ज़रूरत है उतना आने देता है, बाकी को रिवर्ट कर देता है, वापस चली जाती हैं। मतलब कि सूर्य की हानिकारक किरणों से ये बचाता है ओजोन परत, यानी गैसों का गोला। ओजोन परत अब ये ऐसे ले सकते हैं कि छतरी आप लेके जा रहे हो, छतरी से आपको जो है धूप से आप बच रहे हो, लेकिन अगर छतरी में छेद हो गया फिर? तो अभी क्या है कि ओजोन परत में छेद होना शुरू हो गया है। अगर ये ओजोन परत खत्म हो गई तो पृथ्वी पे जीवन नहीं बचेगा। पर्यावरण प्रदूषण।
आप लोगों ने देखा होगा छुट्टियां पड़ने लगी थी बीच में कि भाई इतना प्रदूषण हो गया कि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, तो प्रदूषण की छुट्टी हुई थी स्कूल्स में। तो इसका मतलब क्या है कि इतना वातावरण गिर गया है, इतना ज़्यादा खराब हो गया। खराब क्यों हो गया है? हम लोगों ने पेड़ काट दिए, हम लोगों ने पानी को दूषित किया, हमने फैक्ट्री खोली, धुआं, केमिकल सब कुछ हवा में उड़ रहा है। हमने पेड़ काटे, पेड़ लगाए नहीं। हमने सब जगह जमीन जो है पक्की कर दी। अब क्या है, जो पानी बहता है ना, वो जमीन के अंदर नहीं जाता, वो सारा का सारा जो है बहते हुए नालों में बहते हुए समुद्र में चला जा रहा है, और समुद्र का तल ऊंचा होता जा रहा है। धीरे 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 पृथ्वी जो है समुद्र में समा जाएगी, जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो जो पर्यावरण हम बहुत ही ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। भूमि क्षरण, भूमि क्षरण का मतलब है कि भूमि खराब हो रही है। अब कैसे खराब हो रही है? केमिकल्स का पानी अगर आप जिस जमीन पर डाल दोगे, वो दोबारा उसमें कुछ उगेगा ही नहीं। पहले क्या हुआ करता था कि इतनी हमें खाद, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। भूमि इतनी उपजाऊ हुआ करती थी कि आप कुछ भी लगाओ उसमें बहुत अच्छे से उग जाया करता था। एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, हमने उस भूमि में केमिकल डाल डाल के उसको दुखी कर दिया है। ठीक, इसके अलावा हमने पेड़ तो लगाने बंद ही कर दिए हैं। आप ही लोग सोचो, आप लोगों ने, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में कितने पेड़ लगाए? पेड़ आप यूज तो कर रहे हैं, पर आप उसको लगा कितना रहे हैं? अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पेड़ों को यूज कर रहे हैं, तो वो पेड़ कौन लगाएगा? अगर आप अभी पेड़ लगाओगे तो हो सकता है वो कई सालों बाद या आपके इस दुनिया से जाने के बाद किसी को फल दे, लेकिन आप भी तो किसी का पहले का पेड़ लगाए हुए का फल खा रहे हो। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी लाइफ में कम से कम एक पेड़ आप जरूर लगाइए, कम से कम एक पेड़। अगर पेड़ नहीं लगा पा रहे तो अपने घर में ही छोटे छोटे पौधे लगाइए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो घर के अंदर आपका बना रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो और जो भूमि है, पेड़ अगर हम नहीं लगाते हैं तो भूमि जो है कट जाती है। जैसे बारिश हुई, अगर पेड़ है तो भूमि भूमि जो है, मिट्टी जो है वो कट के नहीं जाएगी, क्योंकि जो जड़ें हैं ना वो पकड़ लेती हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, अब तो हमने हर जगह पक्की ज़मीन बना दी, अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें पेड़ों की, है ना। हमने बहुत ज़्यादा पेड़ों को नुकसान कर दिया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। हम वातावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, केमिकल्स का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अब, सतत विकास क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। सतत यानी कंटिन्यू, मतलब कि विकास लगातार होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि बस आपने क्या आपको मिला, आपने सारी चीज इस्तेमाल कर लिया, अगला अगला इंसान क्या करेगा? अब भाई, अब जैसे कि आपको पानी मिला है, आप अभी पानी का यूज कर रहे हो, आप पानी को बहुत वेस्ट कर रहे हो, एक टाइम क्या आएगा कि पानी मिलना बंद हो जाएगा। अब आने वाली पीढ़ी का क्या गुनाह था भाई? जो अब आएगी पीढ़ी, उसका क्या गुनाह था? उसे पानी तो मिलेगा नहीं। और आज के डेट में हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो दिखती नहीं। नॉर्मल सी बात देख लो, गौरैया अब नहीं दिखती, चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। पहले अब जो है पेड़ पौधे ज्यादा नजर आते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। तो हमने क्या करा है, संसाधनों का खूब इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर हम इसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, सतत विकास का मतलब होता है कि जो भी संसाधन हमें मिले हैं उसका इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना कि वो वेस्ट ना हो, और कम से कम हम इस्तेमाल करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि पानी का इस्तेमाल आप कर रहे हो, आपने पानी से सब्जी धोई, उसके बाद उसी पानी को आपने पेड़ पौधों में डाल दिया, इससे क्या हुआ, आपने उसका दोबारा इस्तेमाल कर लिया। अब पानी अलग अलग इस्तेमाल करोगे तो वेस्ट होगा। ठीक है ना। तो जो भी हमें संसाधन मिले हैं वो हमारे लिए ही नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा करने की ज़रूरत है। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। जो भी संसाधन है उस पर सभी का हक होना चाहिए, सभी में बराबरी उसका मतलब बंटवारा होना चाहिए। अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है कोई देश, बहुत ज़्यादा जो है काम, जैसे फैक्ट्री बहुत ज़्यादा लगा रहा है, तो उससे क्या होगा, वातावरण दूषित होगा। वो एक ही व्यक्ति ज़्यादा संसाधन अगर यूज कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उससे बच जाएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जैसे कि रियो सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। रियो सम्मेलन जो है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं उसको, इस रियो सम्मेलन का मेन लक्ष्य ये था, ये एक्चुअली रियो एक जगह है ब्राजील में, वहां पर सम्मेलन हुआ था, वहां पर सारे विश्व के मुख्य मुख्य सारे देश जो है उसमें आए थे। वहां ये चर्चा की गई कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। फिर ये डिसाइड किया गया कि जो भी देश बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं, अब वो कम विकास करेंगे, और जो लोग पहले से विकास करते आ रहे हैं, अब जैसे कि
हमारा देश विकसित देश है, विकसित देश नहीं है, विकासशील है। जो देश विकास अभी कर रहे हैं उनको तो जरूरत है भाई, उन्हें फैक्ट्री लगाना है, सब काम करने हैं आगे बढ़ने के लिए, जो भी वो काम करेंगे उसमें प्रदूषण तो होगा। लेकिन जो ऑलरेडी विकसित हो गए हैं, इसका मतलब कि उन्होंने वो इतना प्रदूषण ऑलरेडी कर दिया है। तो रियो सम्मेलन में यही कहा गया कि जिन देशों ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, विकास कर लिया है, अब उनको थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है, और बाकी जो विकास अभी कर रहे हैं उनको थोड़ा छूट दी गई। मतलब कि संसाधनों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करने की जरूरत है। ठीक। यह जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है। संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से यूज करना। आप ही सोचो, आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है, सैलरी आई 10 तारीख को, आपने क्या किया, सारा जाके उड़ा दिया, फिर क्या होगा, अगली बार क्या होगा, कैसे काम करोगे आप। अब क्या करोगे, अगली बार आपने क्या करा, सैलरी आई, आपने लिस्ट बना ली, भाई ये चीज खिलानी है, तो सबसे पहले वो चीजें रखोगे जो बहुत जरूरी है, पानी के लिए, बिल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, अनाज के लिए, उसके बाद कपड़े, उसके बाद मतलब बाकी चीजें रखी जाएंगी। जो मोस्ट जरूरी चीजें हैं वो आप पहले रखेंगे, मतलब कि बहुत सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। फिर आता है सतत आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास का मतलब है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना, क्योंकि जो भी हमारे पास हम जो चीजें भी यूज कर रहे हैं वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए है। जो हम अपना वातावरण यूज कर रहे हैं, जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, जिसको हम दूषित कर रहे हैं, ये हमारा ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो, अब जैसे कि आप, आर्थिक विकास का मतलब होता है कि पैसे के रूप में थोड़ा हमारा विकास होना। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका देश क्या विकसित हो रहा है, भाई पहले हमारे हम लोग 100 करोड़ कमा रहे थे, अब हम 1111 करोड़ कमा रहे हैं, तो क्या हमारा विकास हुआ? हुआ। कैसे? पैसे के मामले में। लेकिन क्या किया था हमने, बहुत सारी फैक्ट्री लगाई, इतना प्रदूषण हो गया, अब हम लोग सांस ले ही नहीं पा रहे, मर गए। तो क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब कि जो विकास हम कर रहे हैं ना, उसका पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने सब चीज कमा ली, पैसा कमा लिया, हमने बहुत कुछ कमा लिया, अब हम क्या लड़ रहे हैं, हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, तो ये विकास नहीं कहलाएगा। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना हमें विकास करने की जरूरत है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता, मतलब कि संसाधन जो है उनको बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। संसाधनों का दिमाग लगा के इस्तेमाल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? संसाधन नियोजन। आप बहुत सोच समझ के उसका इस्तेमाल करें। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानता के कारण यह महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, बिहार चले जाओ, यहाँ बहुत खदानें हैं। अगर वो लोग कहे कि भाई ये हमारे यहाँ की खदानें, हम तो आपको दे ही नहीं रहे, तो बाकी देश क्या करेगा? तो भाई बाकी देश को भी तो संसाधनों की जरूरत है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप जो भी चीजें आपके यहाँ पर है वो आपस में सब में बंटनी जरूरी है, उसको योजनाबद्ध तरीके से उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। कुछ क्षेत्र एक प्रकार के संसाधनों में समृद्ध हैं, लेकिन अन्य प्रकार के संसाधनों की वहां पर कमी है। कुछ आत्मनिर्भर हैं, तो कुछ के पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। जैसे कि जो लद्दाख है, वो सांस्कृतिक विरासत में तो बहुत ही समृद्ध है, लेकिन पानी, बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण खनिज वहां पर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, हम देश के अन्य जगहों पर जो संसाधन है वो यहाँ तक पहुंचाएंगे, ताकि उनका भी काम चले। बहुत सारी चीजें हम वहां से लेंगे और लद्दाख को भी अन्य चीजें देनी जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानिक स्तरों पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। संसाधन विकास में हम तभी जो है योगदान दे सकते हैं जब इसके लिए अच्छा खासा टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, तकनीकी विकास हो और संस्थागत परिवर्तन हो। मतलब पूरा एक टीम बनाई जाए कि भाई जहाँ पर जो संसाधन है, यहाँ जो संसाधन ज़्यादा है वो सब जगह बांटे जाएं, और यहाँ पर जिस चीज़ की कमी थी वहाँ पर सब चीज़ों सब जगह से सामान आना चाहिए। यानी संसाधनों का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है संसाधनों को बचाना भी ज़रूरी है। संसाधन नियोजन के चरण, चरण का मतलब है कि अगर हम संसाधन को ढंग से सोच समझ के खर्च करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। देश के सभी संसाधनों में, सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा जो देश है वो कहाँ पर कितना कितना कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर है, कहाँ पर किस चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। अब इधर वाला एरिया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे खनिज संसाधन है, तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं है वो बाकी देश दे देंगे उनको। ठीक।
तो हमने पूरे देश की सूची बनाएंगे कि कहाँ पर कौन से संसाधन मिल रहे हैं, सर्वेक्षण किया जाएगा, मानचित्र बनाया जाएगा, वहाँ की चीज़ों की मात्रा काउंट होगी, भाई कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें सोचा जाएगा कि भाई कितना चीज़ कहाँ पर है, उसके बाद ही तो बंटवारा हो पाएगा। ठीक। संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत ढांचे के लिए साथ एक योजना संरचना विकसित करना है। मतलब कि अगर आपसे मैं कहूँ कि एक काम करो, सबको बता देना है कि आज टेस्ट हो रहा है। अब मैंने बोला कि सबको बता देना, अब जरूरी नहीं है कि आप सबको बता पाओ। मैंने भाई क्लास में बोला सब बच्चे आपस में एक दूसरे को बता देना कि टेस्ट है। अब किसी पर्टिकुलर बंदे को हमने नहीं बोला, ऐसे में आप किसी को नहीं कह सकते भाई तुमने क्यों नहीं बताया। अब मैं कहूंगी कि भाई इस बच्चे का नाम मीनू है, ये मीनू जो है सबको बताकर बताएगी कि टेस्ट होना है। अब अगर वो नहीं होगा तो हम मीनू से पूछेंगे भाई क्यों नहीं बताया, या क्यों मैसेज आगे तक कन्वे नहीं हुआ। कहने का मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए किसी संस्था का होना जरूरी है। हम उस संस्था से पूछेंगे भाई तुमने क्या काम करा, उसका मेन लक्ष्य ही ये काम है कि सभी संसाधनों का ब्यौरा रखना और उसका वितरण सही तरीके से होए, इसके लिए काम करना। तो किसी संस्था का होना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, जो इसके लिए जवाबदेह भी हो, जिम्मेदार भी हो और मन लगा के उसको काम को वो कर सके। समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं का मिलान करना, मतलब कि जो हमारे राष्ट्र की योजनाएं हैं उनको जो हमारे संसाधनों के विकास की योजनाओं के साथ पैचअप करना। हमारे राष्ट्र के विकास का मतलब ही होना चाहिए कि हमारा संसाधन जो हमारे देश में है उसको हम किस तरीके से और बढ़ा सकें और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इससे क्या होगा, क्योंकि भाई देश बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, संसाधन को जितना अच्छे से हम यूज करेंगे राष्ट्र का उतना ही विकास होगा। संसाधनों का संरक्षण, अतार्किक खपत, यानी कि अनावश्यक रूप से हम बहुत वेस्ट करते हैं। अब जैसे कि आप जो है गाड़ी आप लेके जा रहे हो और रेड लाइट देखा, रेड लाइट हो गई भाई 120 सेकंड के लिए और खड़े हो ड्र 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 बजाए जा रहे हो। मतलब क्या, आपकी गाड़ी जो है पेट्रोल फूक रही है उतना, उस टाइम क्या करते हैं, पेट्रोल को बंद कर दो। आप अक्सर ऐड देखते हो कि एलपीजी सिलेंडर वगैरह का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बर्तन ऐसे इस्तेमाल करो, जैसे कुकर इस्तेमाल करो। अगर आप पतीले में पकाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उसको कुकर में पकाओगे जल्दी से पक जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जिसके माध्यम से अतार्किक खपत, जो अनावश्यक रूप से खपत है। आप अब मोस्टली लोगों के घर में क्या होता है, एलईडी बल्ब हमें नजर आ जाते हैं। मेरे कमरे में एलईडी बल्ब भी है, ट्यूबलाइट भी है। ट्यूबलाइट बहुत रेयरली जलती है, हमेशा एलईडी बल्ब जलता है क्योंकि वो खपत कम कर रहा है। तो हमें जहां पर अनावश्यक रूप से खपत हो रही है उसे कम करना चाहिए। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से खपत करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, सामाजिक रूप से आएंगी। सामाजिक रूप से क्या आएगी, जिसके पास पैसा है उसने जमीन खरीद ली, बाकी लोग कहाँ रहेंगे। ठीक है ना, जिनके पास पैसा है उन्होंने पेट्रोल खरीद लिया और पेट्रोल महंगा 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 होता जा रहा है, तो जिसके पास पैसा है वो खरीद लेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। कोई भी देश जो है उसमें जितने संसाधन है ना, वो उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। आपकी कोई भी फैक्ट्री होगी वो आपके संसाधनों पर ही बेस्ड होगी। आपका स्कूल, आपका घर, आपका गली मोहल्ला, देश, हर एक चीज में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम इसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हर जगह इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर्यावरण भी नुकसान होगा। अगर हम संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पेड़ पौधे काटे चले जा रहे हैं, लगा ही नहीं रहे हैं, तो पर्यावरण का भी नुकसान होगा। ठीक। हमें हर स्तर पर, हर लेवल पर संसाधनों को बचाने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा है हर किसी के लालच के लिए काफी, हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, किसी के लालच के लिए नहीं। मतलब जितनी चीजें हैं उसमें आप नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा लूट खसोट करके सारा कुछ अपने पास रख लेने की जद्दोजहद में आप पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब कि जो भी संसाधन है वो जीने लायक काफी है, और अगर आप लालच पे आ जाओगे तो भाई जितना भी मिले वो तो कम ही पड़ेगा। वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए खिलाफ थे, इससे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे। मतलब कि जैसे कि ना, गांधी जी की कई सारी चीजें ऐसी थी, उनका कहना था कि जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए,
जैसे कि आपने अगर सरकारी योजनाएं सुनी हो, मनरेगा टाइप की जो योजनाएं होती हैं, इसमें जितने पुल बनते हैं, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, जो भी चीज़ें बन रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर लगाने की बात कही जाती है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सतत विकास से आपका क्या तात्पर्य है, यह लंबे समय तक कैसे फायदेमंद होता है। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए बिना हमें जो भी संसाधन मिले हैं उसका हम योजनाबद्ध तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो सतत विकास कहलाता है, और हम लंबे समय तक इसे बचाए रख सकते हैं। सतत विकास के द्वारा हम प्रकृति की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर आप सतत विकास कर रहे हो, सतत विकास का मतलब है जो भी संसाधन मिले हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना, योजनाबद्ध तरीके से, कि हम उनका अच्छे से इस्तेमाल भी कर सके, हमारा काम भी चल जाए और वो भविष्य के लिए सुरक्षित भी रहे। ठीक, कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध है फिर भी वह विकसित है, क्या कारण हो सकता है, इसका एक उपयुक्त कारण उदाहरण दीजिए। संसाधन नियोजन इस समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकता है। अभी जो मैंने आपको ऊपर उदाहरण दिया था, आप उसमें बता सकते हैं, एक क्षेत्र संसाधन में समृद्ध है परंतु अन्य प्रकार के संसाधन वहां पर कम है। बुनियादी ढांचे और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। जैसे कि आपका ये था लद्दाख में क्या है, संसाधनों की कमी है लेकिन वहां पर सांस्कृतिक विरासत हमारी बहुत ज़्यादा, सांस्कृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है वहां पर जो है। आप छत्तीसगढ़ ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया या आपका बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया। ये जो इलाके हैं ना, ये थोड़े रिच इलाके हैं खनिज के मामले में। यहाँ पर संसाधन तो है पर वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो वहाँ के लोगों का जीवन की स्तर है ना, उसमें और गुणवत्ता लाने के लिए बाकी क्षेत्रों को अपना सहयोग देने की ज़रूरत है। ठीक, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, ना कि किसी के लालच के लिए, गांधी जी ने जो कहा था, इसका आप वास्तविक जीवन में एक उदाहरण दे सकते हैं। गांधी जी का तात्पर्य था, यदि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाए तो झगड़ा हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे कि पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। संसाधनों पर सभी का अधिकार है, अतः इसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। और अगर उदाहरण हम देखें कि यदि घर में खाना बना हुआ है और एक ही व्यक्ति खाना टेस्टी होने के कारण सारा खा जाए, ज़्यादा खा जाए, तो दूसरे को भोजन नहीं मिलेगा। मतलब कि संसाधन पे ये हर किसी का अधिकार है, कोई एक ही ज़्यादा उसका उपभोग ना कर ले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें, पढ़ते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।